सबसे पहली सबसे बड़ी बात, इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से दुनिया में एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा जिसमें अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी बहुत सीमित या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका बहुत अहम होगी। अब तक भारत को लेकर पूरी दुनिया में यही कहा जाता था कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां दूसरे देशों से आने वाली कंपनियों के लिए संभावनाएं कई हैं। लेकिन अब इस ट्रेड डील के बाद यह धारणा तोड़ी जा सकती है। भारत पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि हम भी दुनिया के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं और मेड इन इंडिया सामान वैश्विक जरूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरा, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अमेरिका को बड़ा संदेश गया है। यूरोपियन यूनियन ने ऐसे वक्त में भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान किया है जब अमेरिका ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर सजा के तौर पर 50% टैरिफ लगा दिया। इससे कई बातें पता चलती हैं। यह भी पता चलता है कि अब अमेरिका के सैंक्शंस और उसके द्वारा लिए गए फैसलों का दुनिया आंखें बंद करके समर्थन नहीं करती, खासकर यूरोप के देश। यूरोप के देश अब तक अगर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया तो वो भी भारत पर सैंक्शंस लगा देते थे। लेकिन अगर यूरोप के देश अब अमेरिका की छाया से बाहर आ रहे हैं तो यह विश्व में नए ग्लोबल ऑर्डर की सबसे बड़ी दस्तक है। अब तक यूरोपियन यूनियन के फैसलों में अमेरिका के प्रभाव की एक झलक दिखाई देती थी और ये कहा जाता था कि जो अमेरिका कहेगा वही यूरोप करेगा। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने अपनी इस नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। भारत के साथ इस ट्रेड डील का ऐलान करके यूरोपियन यूनियन ने यह साफ संदेश दिया है कि अब अमेरिका की तरह यूरोप भी पहले अपने हित देखेगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को यह बात शायद बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अपने नए बयान में कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ट्रेड डील करके यूक्रेन युद्ध में रशिया की मदद की है और यूरोप ऐसा करके अपना ही नुकसान कर रहा है। यानी अमेरिका पूरी तरह बौखलाया हुआ है। और खंबा नोचने वाली वो कहावत तो आप जानते ही होंगे, खिसियाने पर। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि जो यूरोप कल तक उन्हें डैडी कहता था, वही यूरोप अब अमेरिका को आंखें दिखाकर भारत के साथ ट्रेड डील कैसे कर रहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ये ट्रेड डील ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका खुद भारत के साथ कोई ट्रेड डील पर सहमति नहीं बना पा रहा। या इस मामले में भारत की रणनीति की भी तारीफ करनी होगी, जिसके सामने चुनौतियों का पूरा पहाड़ खड़ा था। जिस वक्त अमेरिका भारत को यूक्रेन रशिया युद्ध के लिए दोषी ठहरा रहा था, यूरोप के देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा था, तब भारत के लिए यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना आसान नहीं था। भारत ने यहां कूटनीतिक समझ दिखाई, मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति पर लगातार जोर दिया। क्या है ये मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति? ये वही रणनीति है जिसके तहत भारत खुद को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रखना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे कई हथकंडे अपनाए जिससे भारत रशिया के साथ अपने रिश्तों से किनारा कर ले, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। आज इसी वजह से भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो रशिया के साथ भी व्यापार कर रहा है। और आपको याद होगा, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे और कई अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हुए। अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है भारत, और 50% टैरिफ के बावजूद अमेरिका से भी भारत ने अपने ट्रेड को बंद नहीं किया है। यानी भारत की एक ही नीति और वो है हमारा कोई दुश्मन नहीं और सभी हमारे साझेदार हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन की इस ट्रेड डील से चाइना को भी तगड़ा झटका लगने वाला है और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह काफी चिंता में होंगे। असल में यूरोपियन यूनियन के आयात में सबसे ज्यादा जो 20% हिस्सेदारी है वो अकेले चाइना की है। आज भी चाइना में यूरोप की 1700 कंपनियां हैं, यूरोप की 1700 कंपनियां जो काम कर रही हैं, जिनकी पूरे चाइना में लगभग 3000 फैक्ट्रियां हैं। और ये स्थिति भी तब है जब चाइना का यूरोपियन यूनियन के साथ कोई एफटीए, कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं हुआ है और यूरोप के देश चाइना पर काफी निर्भर हो गए। लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील करके यूरोप ने चाइना +1 की रणनीति को अपनाया है, ठीक वही जो रशिया भी कर रहा है। क्योंकि रशिया हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, उन सबको पता है कि चाइनीज हेजेमनी जिसे कहते हैं, यानी चीनियों का जिस तरह से वर्चस्व हर बाजार में हो रहा है,
वो सही नहीं है और इसीलिए इसे बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। जैसे रशिया भारत के साथ बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स करता है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन ने एफटीए को कंक्लूड किया है। इस रणनीति का मतलब यह है कि अब यूरोप की कंपनियां सिर्फ चाइना पर निर्भर न रहकर अपनी फैक्ट्रियों को चाइना से भारत में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगी और ऐसा होने से भारत की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और यूरोप के साथ भारत का विश्वास, व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। यूरोप से भारत आने वाले सामानों पर टैरिफ खत्म या कम 96% है। भारत से यूरोप में जाने वाले 99.3% सामान इस समझौते के दायरे में आएंगे। तो यूरोप से जो भारत आने वाले हैं उसमें 96% सामान और भारत से यूरोप जाने वाले 99% सामान इसके दायरे में आएंगे। जैसे यूरोप से जो गाड़ियां भारत में आयात होती हैं उन पर पहले 110% टैरिफ लगता था, 110%। ये सारी गाड़ियां वहीं से आती हैं, चाहे फोक्सवैगन हो, मर्सिडीज बेंज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी हो, स्कोडा हो, रेनॉल्ट हो, पोर्शे हो, लैम्बोर्गिनी हो या वोल्वो हो। ये सभी गाड़ियां वहां से आती थी। यूरोप से भारत आयात होने वाली गाड़ियों पर जो टैरिफ है पहले 110% था और अब हो जाएगा 10%। आप कल्पना कीजिए, अगर 110% टैरिफ सीधा 10% होता है तो आने वाले वक्त में फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, स्कोडा, रेनॉल्ट, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और वोल्वो की जो गाड़ियां यूरोपियन देशों से भारत में तेजी भेजी जाती हैं वो बहुत सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के लिए ऑडी RS Q8 की कीमत जर्मनी में 1,60,00,000 है और इस पर भारत में 110% का टैरिफ लगता है जो 1,76,00,000 रुपए होता है। इससे ये गाड़ी की कीमत कितनी हो जाती है? जूम इन कीजिए नीचे आकर, ये देखिए जर्मनी में इसकी कीमत क्या है। ओरिजिनली जो कीमत है वहां पर वो है 1,60,00,000। इसमें जुड़ जाता है ये टैरिफ 110% का 1,76,00,000 और इसकी कीमत भारत में हो जाती है 3,36,00,000 रुपए। लेकिन अब जब इस गाड़ी पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा तब क्या होगा? अब इधर आ जाइए, इधर जूम इन कीजिए। कीमत है 1,76,00,000, टैरिफ 10% लगेगा और बचत आपकी 1,60,00,000 की होगी। कीमत ये होगी उस गाड़ी की। ओरिजिनल कीमत है 1,60,00,000, आप 10% टैरिफ इस पर लगाइए, 1,76,00,000 में आपको मिल जाएगी। और जूम इन कीजिए, जूम इन कीजिए, बचत जानते हैं कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगी 1,60,00,000 रुपए। अब कल्पना कीजिए, कार्स के मामले में भारत में साल 2024 में 44 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जिनमें यूरोपियन गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 4% थी, जो 1,76,000 होती है। यानी इस ट्रेड डील से भारत के बाजारों में बिकने वाली 1,76,000 यूरोपियन गाड़ियां सस्ती होने वाली है और इनमें भी जो गाड़ियां यूरोप से बनकर आती हैं उन पर तो सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, लेकिन जो गाड़ियां यूरोप की कंपनियां भारत में ही बनाती हैं वो भी सस्ती होने वाली है। जैसे फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, स्कोडा, रेनॉल्ट भारत में जो गाड़ियां बनाती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स और इंजन पर लगने वाला टैरिफ कम हो जाएगा, तो इससे इन कंपनियों की भारत में बनने वाली गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। हालांकि इन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है और ये कहा गया है कि अगले 5 साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ की पुरानी दरें ही लगती रहेंगी और भारत ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम अपनी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा भारत में यूरोप की मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर पहले 44% तक टैरिफ लगता था, लेकिन अब इन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इससे इंडस्ट्री सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली यूरोपियन मशीनें, ड्रिलिंग मशीन, बुलडोजर, क्रेन्स, टर्बाइन, इंजन, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रिज और एसी के बिना आजकल मुश्किल है जीना, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब सस्ते हो जाएंगे। भारत यूरोप से 1,77,000 करोड़ रुपए की मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को खरीदता है जिन पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इसी तरह भारत यूरोप से 37,000 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल, मेडिकल और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदता है, जिन पर अभी 27.5% टैरिफ है, ये देखिए। लेकिन अब इन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा, 0% टैरिफ। और ये सारी चीजें, ये सर्जिकल जो इस्तेमाल करते हैं, हम चीजें खरीदते हैं, वो सारी सिर्फ जो मेडिकल उपकरण है, ये सब 0% टैरिफ इस पर हो जाएगा।
और ये सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के लिए जर्मनी में बनने वाली ब्लड प्रेशर की मशीन पर पहले 20% से ज्यादा टैरिफ लगता था, लेकिन अब इस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और इससे ये मशीनें और इसके जैसे बाकी मेडिकल उपकरण भारत में सस्ते हो जाएंगे। इस ट्रेड डील के बाद ये समझना भी जरूरी है कि अब दुनिया किस दिशा में जाएगी। पहला, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब दुनिया में अमेरिका का इकोनॉमिक डोमिनेंस, यानी जो आर्थिक वर्चस्व था, जो प्रभाव था, वो कमजोर हो रहा है। दूसरा, अब दुनिया में ऐसा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है जो कुछ देशों तक सीमित ना होकर मल्टीपोलर, यानी अब 2 या 3 देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनकर नहीं रह सकते। और तीसरा, अब भारत को कोई ताकत, कोई टैरिफ, कोई धमकी, कोई दबाव पीछे नहीं धकेल सकता। एक जमाना था जब साल 2000 अगर आप देखें तो पिछले दशक से पहले भारत का नाम दुनिया की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, साल 2014 के पहले की बात है। उसी दौर में भारत के साथ चर्चा करते हुए यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन आज जब यही भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है, तो यूरोपियन यूनियन भारत को दुनिया का नया ग्रोथ इंजन मान रहा है। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। हमारे देश में जो सबूत गैंग है, उसे मैं सबूत गैंग को बड़ी स्क्रीन पर आईएमएफ के कुछ नए आंकड़े दिखाना चाहते हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि साल 2026 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% होगा, 6.4%, जबकि चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5%, अमेरिका का 2.4%, यूरोपियन यूनियन का 1.3%, जर्मनी का 1.1%, फ्रांस का 1%, इटली का 0.7%, स्पेन का 2.3%, कनाडा का 1.6%, रशिया का 0.8%, ब्राजील का 1.6%, दक्षिण अफ्रीका का 1.4% और सऊदी अरब का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5%। लेकिन आप भारत को देखिए, जो इन सभी देशों से आगे रहेगा, और इसी रफ्तार को देखकर आज दुनिया भारत के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करना चाहती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि भारत ने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 5 साल में भारत ने 8 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिनमें ब्रिटेन है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, मॉरिशस है और अब यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल हो गए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अब तक भारत को 2 तरह के चश्मों से देखा गया है। एक चश्मा वो है जिसमें भारत को गरीब, पिछड़ा माना गया, भारत को सांप सपेरों का देश कहा गया, ये बोला गया कि भारत का समाज आज भी पुराने दौर में जी रहा है, और इसी चश्मे से देखने पर भारत की एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की छवि बने। और कई देशों ने इस छवि को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब यही देश उस चश्मे से भारत को देख रहे हैं जो अब तक उनसे छिपा कर रखा गया। आज पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि भारत की असली ताकत क्या है। अब 21वीं सदी में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत के 145 करोड़ जनता को अनदेखा करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी, धमकियों के दबाव में नहीं आते। किसी भी मजबूत देश की यही पहचान होती है। आज भी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने ट्रेड डील का ऐलान किया है, तो इसे हमने अपनी शर्तों पर परखा है। अपने किसान हो, अपने डेयरी सेक्टर्स हो, अनाज को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे में नहीं रखा, उससे बाहर रखा, ताकि हमारे किसानों का भी इसमें हित देखा जा सके। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारत के लिए किया, वो शब्द मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप विभाजन की बजाय सहयोग और अनिश्चितता की बजाय साझेदारी को चुन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जो एक नए वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी भाषण में उन्होंने ये बात भी कही कि भारत और यूरोप एक बटी हुई दुनिया को दिखा रहे हैं कि ऐसे वक्त में दूसरा रास्ता भी संभव है। और यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा संदेश माना जा रहा है। सुनिए। राष्ट्रों के संबंधों में
कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। At a time when the global order is being fundamentally reshaped, ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में मूलभूत बदलाव हो रहा है, यूरोपीय संघ और भारत एक दूसरे के साथ रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में खड़े हैं। आज दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम अपनी साझेदारी को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं ताकि अपने नागरिकों के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित कर सकें और एक ऐसी मजबूत वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकें जो शांति, स्थिरता, आर्थिक विकास और सतत विकास की नींव बने। economic growth and sustainable development. When India succeeds, जब भारत सफल होता है तो दुनिया ज्यादा स्थिर, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा सुरक्षित बनती है और इसका लाभ हम सभी को मिलता है। Prime Minister, distinguished friend, we did it. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वैन डर लियन यूरोपियन यूनियन के बीच, लेकिन इसको जोड़ा किससे जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप से। और ये यहां पर इस मंच से किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीधा सीधा इसमें लिखा है, EU एंड इंडिया क्लिंच मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी वो समझौता कर रहे हैं इन अ रिबफ टू ट्रंप। अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, शीर्षक क्या है? इन ट्रंप्स शैडो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन एक्सपैंड ट्रेड टाइज, यानी ट्रंप के साए में जो कुछ ट्रंप इस वक्त दुनिया में कर रहे हैं उसके साए में भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपने व्यापारिक संबंधों का विस्तार तो कर लिया। इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा है कि यह ट्रेड डील ऐसे वक्त में हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक व्यवस्था और पुराने गठबंधनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूरोप के साथ अमेरिका का टकराव बढ़ रहा है। इसके अलावा अल जजीरा भी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी है। अल जजीरा ने लिखा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बन गई है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल वाला आ गया है मेरे सामने। इसकी रिपोर्ट का शीर्षक है, EU एंड इंडिया रीच फ्री ट्रेड डील एज वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू ट्रंप टैरिफ्स, यानी दुनिया की ट्रंप टैरिफ पर प्रतिक्रिया के बीच यूरोपियन यूनियन और भारत ने तो कर लिया फ्री ट्रेड डील, सहमति बनाई। रिपोर्ट का भी पूरा सार यही है कि यह ट्रेड डील राष्ट्रपति ट्रंप को करारा जवाब है। द गार्डियन, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच पिछले 6 महीनों में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया गया। यानी पूरी दुनिया का मीडिया यही कह रहा है कि इस ट्रेड डील से राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ा संदेश जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात कही थी, लेकिन आज 1 साल में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को ग्रेट कितना बनाया और दुनिया के लिए थ्रेट कितना बना दिया है। और इस ट्रेड डील के बाद भी पूरी दुनिया यही चर्चा कर रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को किस तरह देखेंगे। आज सोशल मीडिया पर एक मीम की काफी चर्चा हो रही है जिसमें यह लिखा है इस डील के बाद कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह दुनिया में बर्बादी लाने वाले फैसले ले रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के 4 साल सिर्फ पूरी दुनिया से माफी मांगने में निकल जाएंगे और इसके बाद भी दुनिया अमेरिका को माफ नहीं करेगी। यह मीम बहुत तेजी से मिस्टर बीन का ये मीम बनाया गया है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपने डिप्लोमेसी के बारे में तो काफी सुना होगा जिसका मतलब होता है कूटनीति, लेकिन आज दुनिया में मोदी डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है जिसका मतलब होता है मोदी की कूटनीति या मोदी की डिप्लोमेसी।
आज भी जब यूरोपियन यूनियन से भारत के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी चीज की जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर 27 यूरोपियन देशों को बधाई देते हुए उन्हीं की भाषा में 27 पोस्ट लिखे, और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री कैसे यूरोपियन यूनियन के हर देश के साथ इस ट्रेड डील की खुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि भारत का सामान जब इन 27 यूरोपीय देशों में बिना टैरिफ के पहुंचेगा तो इन देशों के लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि भारत इन देशों का कितना सम्मान करता है। यही है मोदी डिप्लोमेसी। कोई सीक्रेट बात करने या ये प्राइवेट चैट के लिए आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि व्हाट्सएप कॉल करो या फिर व्हाट्सएप मैसेज करो। लोग ये मानते हैं कि व्हाट्सएप पर चैट करने या कॉल करने से उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उनकी बात नहीं सुन पाएगा। ऐसा सोचने की एक खास वजह है। व्हाट्सएप ने अपने आप को प्रचारित इस तरह से किया है कि उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स दुनिया में सबसे बेहतर है और वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जिसमें मैसेज को केवल भेजने वाला और उसे रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है। व्हाट्सएप तो यह भी दावा करता है कि उस मैसेज को व्हाट्सएप के लोग भी नहीं पढ़ सकते हैं। अभेद प्राइवेसी का दावा इतनी खूबसूरती से पेश किया जाता है कि लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको सावधान करने आए हैं। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप की प्राइवेसी के दावे पर हंगामा मचा हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप ने अमेरिका के कैलिफोर्निया की अदालत में मेटा के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर किया है। मेटा पर आरोप है कि उसने मजबूत प्राइवेसी के नाम पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों को धोखा दिया है। केस करने वाले लोगों ने मेटा कंपनी के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के दावे और उसके प्रचार को ही चुनौती दे डाली है। मेटा के खिलाफ यह केस किसी एक संगठन का नहीं है, बल्कि यह केस 5 देशों भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के यूजर्स ने मिलकर किया है। अदालत में दायर किए गए केस में कहा गया है कि मेटा कंपनी व्हाट्सएप पर यूजर्स के संदेशों को सुरक्षित बताती और दावा करती है कि उसे केवल भेजने वाला, प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। लेकिन व्हाट्सएप यूजर्स के मैसेजेस को कंपनी स्टोर करती है, उनका विश्लेषण करती है और उसे पढ़ भी सकती है। यानी मेटा पर कई आरोप लगे हैं। पहला यह कि वो व्हाट्सएप यूजर्स के मैसेज को स्टोर करके रखता है, यानी बैकअप के नाम पर अपने सर्वर में सुरक्षित रखता है। दूसरा आरोप यह है कि मेटा आंतरिक निगरानी के नाम पर, इंटरनल विजिलेंस के नाम पर यूजर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस को डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है और उसका विश्लेषण भी कर सकता है। व्हाट्सएप पर लगे इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने भी इन आरोपों को सही कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, व्हाट्सएप इज नॉट सिक्योर। उन्होंने तो सिग्नल जैसे मैसेजिंग मोबाइल ऐप पर भी सवाल उठा दिए, उन्होंने उसे भी असुरक्षित बताया। एलॉन मस्क ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने एक्स, जो पहले ट्विटर था जिसे उन्होंने अब खरीद लिया है, एक्स जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कहते हैं, उन्होंने अपने एक्स चैट मैसेजिंग सर्विस का प्रमोशन कर डाला। एलॉन मस्क ही नहीं, मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पवेल डुरॉन ने भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी वाले दावे को झूठा बताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि साल 2026 में व्हाट्सएप को सुरक्षित मानना बेवकूफी होगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी टीम ने व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन का विश्लेषण किया तो उसमें साइबर हमला करने के कई अटैक वेक्टर्स मिले। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दें कि अटैक वेक्टर्स का मतलब होता है किसी सिस्टम, नेटवर्क या मोबाइल ऐप पर साइबर हमला करने का रास्ता या फिर तरीका। पावेल डुरोव का कहना था कि उनकी टीम को व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक को तोड़ने के कई रास्ते मिले। यानी उनके मुताबिक व्हाट्सएप की प्राइवेसी और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा सिर्फ झूठा है। हालांकि खुद पर लग रहे गंभीर आरोपों के बाद मेटा ने सफाई दी। मेटा ने इन आरोपों को खारिज किया। कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप मैसेज एन्क्रिप्टेड ना होने का दावा झूठा है। व्हाट्सएप एक दशक से सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और इसीलिए यह मुकदमा काल्पनिक है। अमेरिका में दायर हुए इस केस में अगर कोर्ट ने मेटा के दावे को गलत पाया तो इसका असर दुनिया के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा।